वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा सेशन 6 जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली फोर्सेस के बारे में आपको मालूम है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज फील्ड फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आप जानते हो कि जब भी दो बॉडीज़ जब भी कांटेक्ट में आती है तब ये फोर्स प्रोड्यूस होता है, लाइक नॉर्मल फोर्स, कि जहाँ पे कोई भी बॉडी अगर कोई सरफेस के साथ या दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है तो दोनों की जो इंटरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सेकंड वन फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी आपको मालूम है कि इंटरमोलिकुलर लेवल पे प्रोड्यूस होता है। तो ये किस डायरेक्शन में लगता है वो भी आपको मालूम है कि जो सरफेस होती है सरफेस के पैरेलल ये प्रोड्यूस होता है। थर्ड वन टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स के बारे में भी आप जानते हो कि टेंशन फोर्स, सपोज वायर या स्ट्रिंग आप लेते हो और उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे टेंशन फोर्स, जिसका दूसरा नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, वो प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे फील्ड फोर्स के बारे में हमें जानना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में आपको मालूम ही है कि जहाँ पे फोर्स लगने के लिए कुछ कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है। ये जो फोर्स होते हैं फोर्स एट डिस्टेंस, ऐसा हम बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस पे कुछ दूरी पे ही ये फोर्स अपीयर हो जाता है। सेकंड वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड वन है मैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ वन न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो फोर्स होते हैं उसे फील्ड फोर्स बोला जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो सिंपली आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते ही हो कि सपोज इन अ स्पेस सर्टेन रीजन, इन अ स्पेस आप कंसिडर करते हो, वहाँ पे आपने m मास का एक बॉडी रखा हुआ है। तो ये बॉडी क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग रीजन में जो मीडियम होता है वो मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। चेंज करेगा यानी कि मॉडिफाई करेगा। तो मास m मॉडिफाइज द प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब ऐसे मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में अगर दूसरा मास आता है तो वो क्या फील करेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स स्मॉल m वो फील करेगा। तो यहाँ पे दूरी से ही ये फोर्स अपीयर होता है। तो मास m एक्चुअली क्या क्रिएट करता है, तो कि मास m इन इट्स सराउंडिंग रीजन it develops some strength to attract similar like object, यानी कि जो भी ऐसे ही कुछ दूसरा मास वाला ऑब्जेक्ट आता है तो उसे वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये मॉडिफाइड करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम को। तो जब भी मास के थ्रू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम मॉडिफाइड होती है तो जितने रीजन में ये मॉडिफाइड मीडियम आपको देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मास m का ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलेगा इसे, मास m का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपको पढ़ना है। समझिए कि कोई पॉइंट O पे मैंने पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है और उसके सराउंडिंग रीजन में पॉइंट P पे Q0 चार्ज हमने रखा हुआ है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। Q0 को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो Q0 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू स्मॉल Q0 पे रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन आपको मालूम ही है कि Q से वो अपने दूर की डायरेक्शन में वो लगती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। द नेचर ऑफ दिस एक्शन एट डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे,
action at distance force can be understood by using the concept of an electric field. तो आपको कंसिडर करना है चार्ज बॉडी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट पॉइंट O, जो मैंने फिगर में दिखाया हुआ है. नाउ इट इज एज्यूम्ड दैट द चार्ज स्मॉल q प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे मॉडिफाई करता है, और जितने रीजन में ड्यू टू चार्ज स्मॉल q मीडियम मॉडिफाइड हुआ उसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं ये हमें महसूस करना हो तो क्या करेंगे, वही रीजन में हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे. अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आइदर attractive force or repulsive force, then we can say that कि ये ऐसा रीजन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर कर रहा है. तो ऐसा जो भी चार्ज कि जिससे हमें मालूम होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसकी स्ट्रेंथ मेज़र करनी हो तो ये जो भी चार्ज हम रखेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज. क्या बोलेंगे इसे हम, टेस्ट चार्ज. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज. स्मॉल q इज़ अ सोर्स चार्ज एंड q0 इज़ अ टेस्ट चार्ज. और हमें ये जो टेस्ट चार्ज लेना है ऑलवेज इट इज़ एज्यूम दैट टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव. ये हमें पॉजिटिव ही कंसिडर करना है. अब टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p we simply place a small positive charge q0. ये पॉजिटिव चार्ज ही हमें क्यों लेना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बाय कन्वेंशन आपको ये रखना है, पॉजिटिव चार्ज ही वहाँ पे लेना है. अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वेंशनली हमें क्या चूज़ करना है, पॉजिटिव चार्ज q0 कॉल्ड टेस्ट चार्ज. इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे. At point P, if a force vector F is exerted on the test charge at point P, then we say that an electric field vector E exists at that point P. मैंने क्या बोला आपको, अगर आप सर्टेन रीजन में कोई भी पॉइंट चार्ज रखते हो या कोई भी चार्ज रखते हो, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिल करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो चार्ज है वो चार्ज ऐसे रीजन में रखा हुआ है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. तो वेक्टर ई एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट पी. द चार्ज स्मॉल q इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज. इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, एज इट प्रोड्यूस द फील्ड वेक्टर ई. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंपल डेफिनेशन पे हम जाते हैं. इससे पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाता हूँ. सपोज ये आपके पास एक चार्ज सिस्टम है. अब एक सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट आपको लेना है कि जहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज q0 रखना है. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, q0 के अलग अलग मैं वैल्यूज़ यहाँ पे रखूँगा. सपोज q0 5 कूलम रखता हूँ, 10 कूलम रखता हूँ. अब ड्यू टू चार्ज स्मॉल q कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो हमें फाइंड करना है. तो कैसे हम फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्योंकि हमारा जो चार्ज सिस्टम है ना इसमें काफ़ी सारे चार्ज है. ड्यू टू सिंगल चार्ज हम एक फोर्स फाइंड करेंगे, लिख लेंगे वेक्टर F1. ड्यू टू सेकंड वेक्टर F2, और ऐसे जितने भी चार्ज है इसका हम वेक्टर सम लेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, वेक्टर F. तो वेक्टर F फाइंड करने के लिए आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि Q0 पे सिंगल चार्ज के थ्रू जितना भी फोर्स लग रहा है ऐसे सभी फोर्सेस हमें फाइंड करना है, देन हमें वेक्टर सम करना है. तो सपोज 5 कूलम का चार्ज आपने P पॉइंट पे रखा है और आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मिला है
15 न्यूटन। अब मैं ऐसा बोलूँ कि सॉरी यहाँ पे 5 कूलम नहीं था, 10 कूलम चार्ज है, तो आप चिल्लाओगे। लेकिन आप ओबीडियंट स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, फाइन कर लोगे, कुछ नहीं सर ने बोला है। तो आप फिर से वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं फोर्सेस के वो फाइन करोगे, फिर वेक्टर सम। काफ़ी सारा टाइम आप बर्बाद करोगे और बाद में आप रिज़ल्ट क्या लाओगे, रिज़ल्ट आपको मिलेगा 30 न्यूटन। अब ये दोनों पे आप ये देख लो, दोनों रिजल्ट पे आप ये देख लो, अगर आपने जो भी फोर्स लग रहा है, एग्जर्ट कर रहा है किस पे, क्यू नॉट पे, तो फोर्स को क्यू नॉट से ही डिवाइड कर लो, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 न्यूटन पर कूलम। वैसे ही 30 न्यूटन को 10 कूलम से डिवाइड करते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 न्यूटन पर कूलम। यानी कि यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, सही, फोर्स भी अलग अलग लग रहा है, लेकिन फोर्स एन जो टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट को हमने टेस्ट चार्ज बोला हुआ है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, उसका जो रेशियो होगा ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे अचीव करेगा। वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या सजेस्ट करती है, तो कि ये जो वैल्यू है वो इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, यानी कि ये सोर्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मैंने आपको बोला कि सॉरी यहाँ पे आप 20 कूलम चार्ज रख लो, अब आपको फिर से ये वेक्टर सम करना नहीं पड़ेगा, पॉइंट वही है। फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट वही है, सिर्फ मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया है। कितना किया है, 20 कूलम। तो आप आसानी से फाइन कर सकोगे कि ये 3 न्यूटन पर कूलम क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स कितना है, 3 न्यूटन है। तो 20 न्यूटन के लिए कितना होगा, तो 20 इंटू 3, 60 न्यूटन। सो 60 डिवाइडेड बाई 20, रेशियो सेम का सेम ही रहेगा। तो ये जो हमने फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करी ना, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट्स अ वर्च्यू ऑफ सोर्स चार्जेस। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे वो डिपेंड नहीं करेगा, तो कि ये डिपेंड नहीं करेगा टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि अलग अलग टेस्ट चार्ज के लिए फोर्स अलग अलग होगा, लेकिन ये रेशियो तो सेम ही होगा। तो हम सिंपल एक डेफिनेशन यहाँ पे रख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पहचानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हो तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, जिसे हम वेक्टर ई से डिनोट करेंगे। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज टू फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point without disturbing the position of source charge। तो ये जो लास्ट वाला है, विदाउट डिस्टर्बिंग, क्या, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज, तो यहाँ पे सोर्स चार्ज की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं आपको फिर से फिगर पे ले जाता हूँ। तो फिगर आप देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू नॉट, क्यू मस्ट बी स्टेशनरी, क्या रहना चाहिए, वो स्टेशनरी रहना चाहिए। वैसे तो आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स क्यू के थ्रू क्यू नॉट पे लग रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किस पे लगेगा, स्मॉल क्यू पे लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मॉल क्यू का जो चार्ज सिस्टम है उसमें ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये सभी पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पे चले जाएंगे, फार्दर एंड पे चले जाएंगे या फिर मूव भी करने लगेंगे। तो यहाँ पे हमें दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट वन कि कोई गॉड ने यहाँ पे ये फोर्स स्टेशनरी किया, सॉरी ये चार्ज स्टेशनरी किया हुआ है, तो इसे कौन स्टेशनरी करेगा, तो भाई गॉड फोर्स, ऐसा हम एज्यूम कर लेना है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं। दूसरा, मैं ऐसा भी बोल सकते हूँ कि भाई जो भी बॉडी चार्ज कैरी करेगा, और अगर हम अर्थ पे ही उसका स्टडी करने वाले हैं तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से
वैसे कम ही होगा। हाँ, ऐसा मैं भी बोल रहा हूँ, बाकी आपको पता ही है, मैंने एग्जाम्पल में भी आपको कहा ही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो तो कम ही है ना, ड्यू टू जो चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये सिस्टम है वो स्टेशनरी रहेगा और क्यू नॉट हमारे सोर्स चार्ज पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो उस पर कुछ भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट नोट डाउन हमें करना है। सेकंड वन, क्यू नॉट इसी वजह से हमें इन्फाइनेटली स्मॉल कंसिडर करना है। उसका ज़्यादा वैल्यू मैंने वहाँ पे 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इतना ये जो चार्ज होता है काफ़ी बड़ा चार्ज होता है। तो हमें क्या करना है कि टेस्ट चार्ज को क्या करना है, टेस्ट चार्ज को हमें इन्फाइनेटली स्मॉल कंसिडर करना है। तो इसी वजह से डेफिनेशन में हमने क्या लिखा हुआ है, जो सिंपल डेफिनेशन हमने लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज। चलिए, तो फ्रॉम फिगर, टेस्ट चार्ज Q naught experiences a force vector F at the point P, then the electric field at that point will be vector E is equal to vector F upon Q naught, force experienced by unit positive charge। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। बट यही डेफिनेशन में अभी मैंने बोला कि Q naught कैसा होना चाहिए कि जो हमारे सोर्स चार्ज है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द अबव इक्वेशन, द टेस्ट चार्ज Q naught मे डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। इट इज़ बेटर टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज फॉलोज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q naught के टर्म्स में, उनके इन्फाइनाइटली स्मॉल होने के टर्म में हमें ये डिफिनेशन फिर से लिखनी पड़ेगी। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे हम, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड as the electrostatic force per unit test charge acting on a vanishingly small positive charge, test charge placed at that point। तो ये कैसा होना चाहिए, काफ़ी स्मॉल टेस्ट चार्ज होना चाहिए। इसी वजह से इंस्टेड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट हम क्या लिखते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 वेक्टर F डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है, लेकिन इसमें भी लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो ये कुछ हजम करने के वाली बात नहीं है। क्यों, Q0 की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, बिकॉज सबसे छोटा चार्ज उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, E। तो इसी वजह से ये डेफिनेशन में Q नॉट कभी भी 0 नहीं होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, E जितनी। तो हम सबसे छोटा चार्ज कौन सा ले सकते हैं, E जितना ही ले सकते हैं। चलिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, वेक्टर E की अगर डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है तो कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, तो आप इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखिए, वेक्टर F की जो भी डायरेक्शन होगी वही वेक्टर E की डायरेक्शन होगी। सो हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of the force vector F exerted on a positive test charge। फिर से vector E is in direction of force vector F exerted on a positive test charge। सो उसका यूनिट क्या मिलेगा आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। और सेकंड चैप्टर में हम दूसरा यूनिट भी हम फाइंड करेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो उसका डायमेंशंस क्या होगा, m1L1T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का, तो Q इज इक्वल टू IT के अकॉर्डिंग A1T1। सो आप क्या लिख सकते हो, m1L1T-3 A-1। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, नाउ we are going to study about significance of electric field। So what is physical significance, means हमें क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना चाहिए। तो आपको मैं एक बात समझा देता हूँ
कि सपोज कर लो आप कि आपके पास एक चार्ज का सिस्टम है, Q इज़ अ सोर्स चार्ज। नाउ ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। एंड विथ रिस्पेक्ट टू वो आपके पास अलग अलग पॉइंट्स है, तो उसके जो पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे आपको, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3। अब आपको क्या करना है, Q0 और Q0 आपको टेस्ट चार्ज लेना है। आप डिफरेंट पॉइंट्स पे टेस्ट चार्ज रखोगे और क्या डिराइव करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। तो हर एक पॉइंट के लिए आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब Q के सराउंडिंग रीजन में आपको ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे जो एग्जिस्ट कर रहा है इज अ मेंबर ऑफ सेट विच हैज़ इनफाइनाइट मेंबर्स। मतलब कि ये जो इनफाइनाइट मेंबर आपको मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसमें से ही कोई एक वो पॉइंट पे जिसको आपने कंसिडर किया है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। तो इसी वजह से हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वेक्टर E को हम वेक्टर E ऑफ वेक्टर R से डिनोट करेंगे। किसे हम डिनोट करेंगे, वेक्टर E और वेक्टर E ऑफ वेक्टर R। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये वेक्टर E का एड्रेस है। आप पूछेंगे तो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो बोलेगा मैं वेक्टर R जिसका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर E और वेक्टर E ऑफ वेक्टर R से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से आपको क्या पता चलेगा, तो मैंने आप आगे भी बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो तो आपको पता है कि कोई भी चार्ज अगर उस पॉइंट पे रखा जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है, तो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज Q0 is different at any points. So vector E also varies from point to point. In general, vector E is not a single vector, but a set of infinite vectors. जो मैंने आपको समझाया, each point vector R is associated with a unique vector, vector E of vector R. तो यहाँ पे vector R हमें क्या दिखा रहा है, एड्रेस ऑफ वेक्टर E. We can say that electric field is an example of vector field. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वेक्टर फील्ड का। चलिए, बाय नोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, जो अभी मैंने समझाया। द कूलम लॉ, कूलम फोर्स ऑन अ चार्ज Q0 ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q मे बी ट्रीटेड एज टू स्टेज प्रोसेस। तो ये क्या टू स्टेज प्रोसेस है। तो फर्स्ट, जैसे ही हमारा सोर्स चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसके सराउंडिंग मीडियम की प्रॉपर्टी वो मॉडिफाई करेगा, यानी कि वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, द सोर्स चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ डिफाइनाइट फील्ड वेक्टर E ऑफ वेक्टर R एट एवरी पॉइंट वेक्टर R। सेकेंड, अब अगर ये मॉडिफाइड रीजन में दूसरा कोई चार्ज आएगा तो इधर वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, द वैल्यू ऑफ वेक्टर E ऑफ वेक्टर R एट एनी पॉइंट वेक्टर R डिटरमाइंस द फोर्स ऑफ चार्ज Q0 एट दैट पॉइंट, एंड दिस फोर्स इज वेक्टर F is equal to Q0 vector E of vector R, or simply you can write Q0 into vector E. चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अगर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिख सकोगे,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज into electric force. Thus, an electric field plays an intermediary role in the process between two charges. तो ये क्या करेगा कि इंटरमीडिएट रोल प्रोड्यूस करेगा. चलिए, तो चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अपने सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा दूसरे चार्ज के साथ, तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सिमिलरली ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये जो चार्ज है वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये दूसरे चार्ज जो पहला वाला चार्ज था उसके साथ एसोसिएट होगा. तो यानी कि ये जो इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, इज अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज. मैंने आगे भी पढ़ा है, ये टेस्ट चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो किसका वर्च्यू है, सिस्टम ऑफ चार्ज का वर्च्यू है. तो सिस्टम ऑफ चार्जेस और सोर्स चार्जेस एंड इट इज independent of test charge that we placed at a point to determine the field. यानी कि आप कौन सा वाला चार्ज रख रहे हो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा. हाँ, लेकिन Q नॉट शुड बी इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, यानी कि हमने जो डेफिनेशन क्या ली हुई है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0. चलिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम पढ़ेंगे. ये इम्पोर्टेंट थियरी है फॉर बोर्ड पर्पस. तो यहाँ पे मैंने 3 कोऑर्डिनेट डायमेंशन सिस्टम यहाँ पे मैंने डिफाइन की है, जिसके ओरिजिन पे मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा हुआ है. अब ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट P पे, जिसका विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका पोजीशन वेक्टर R है और वेक्टर R की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, R कैप. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए स्टेप 1 क्या है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वहाँ पे एक इनफाइनाइटली स्मॉल टेस्ट चार्ज रखना है. सेकंड, ड्यू टू गिवन चार्ज सिस्टम आपको जो फोर्स है वो फोर्स आपको फाइंड करना है. और लास्ट स्टेप, इसी फोर्स को इसी टेस्ट चार्ज के साथ आपको डिवाइड करना है. तो अब आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से आपको क्या करना है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू गिवन सोर्स चार्जेस, वहाँ पे आपको इनफाइनाइटली स्मॉल टेस्ट चार्ज रखना है, पॉजिटिव चार्ज रखना है. बाय कन्वेंशनली आपको पॉजिटिव ही लेना है. अगर आप नेगेटिव लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कन्वेंशनली जाना है तो आप Q नॉट पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे, उस पर फोर्स फाइंड करोगे. अब ये जो फोर्स आपको मिला उसको Q नॉट से ही आप डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे टू फाइंड electric field at point P, we have to find the electric force on a test charge Q naught placed at point P due to source charge capital Q. According to Coulomb's law, force on the test charge Q naught due to charge capital Q is given by, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1/4πε0 Q कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाय R² इंटू R कैप. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और फोर्स किस डायरेक्शन में है, आर कैप की डायरेक्शन में, यानी कि आपको वेक्टर के फॉर्म में इसे लिखना है. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 वेक्टर F डिवाइडेड बाय Q नॉट. वेक्टर F का जो वैल्यू है आप सब्सटीट्यूट कीजिए तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा. अब लिमिट,
या फिर डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन आप किसका कर सकते हो, जो वेरिएबल है। यहाँ पे जो वेरिएबल था क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वही चला गया, तो आप क्या लिखोगे अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, माफ कीजिएगा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये हो गया पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू। सो ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहाँ पे मोड कर लीजिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो मोड ऑफ वेक्टर ई, और सिंपल ई पी लिख सकते हो। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और 1/4 एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्मॉल के कूलम कांस्टेंट, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पे कैपिटल क्यू रहेगा। तो अब जब भी आपको कैपिटल क्यू चार्ज दिया जाए तो उसे आर डिस्टेंस पे, अगर आपका फील्ड का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करोगे कि क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू से आर डिस्टेंस आप 3 डायमेंशनली सोचो क्या होगा। तो आपको एक स्फेरिकल सरफेस दिखाई देगी, यह जो स्फीयर है उसके सेंटर पे कौन रहेगा, कैपिटल क्यू रहेगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा कि क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का हर एक पॉइंट हमारा जो चार्ज है कैपिटल क्यू उसे इक्वी डिस्टेंस हो रहा है। तो इस हम ऐसा भी बोलेंगे कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये स्फेरिकली सिमेट्री हमें दिखा रहा है। तो हम ऐसा भी बोलेंगे कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इसे मतलब कि हमारे पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। दूसरा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि एज आर इंक्रीजेस, अगर आर इंक्रीज होगा तो E का वैल्यू डिक्रीज होगा। सो अगर हमें वेक्टर E को रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव चार्ज का तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो हमें वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो मैंने जो भी डायरेक्शन अभी दिखाई है तो वो अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे दिखाई है। क्यों, फिर से हम डायरेक्शन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में रहेगी। फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी मिलेगी, वेक्टर ई की डायरेक्शन मिलेगी। सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट करोगे वो अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज होगा। और आपको यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री मैंने दिखाई है, और ये आप देख सकते हो कि रेडियल डायरेक्शन में ये दिख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 एक तो रेडियल होगा और दूसरा अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, कौन सा -q नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, तो फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव ही है। तो -q पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में आपको मिलेगा। तो ये भी रेडियल डायरेक्शन ही होगी, लेकिन टुवर्ड्स जो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, कहाँ पे ये डायरेक्शन कहाँ रिप्रेजेंट करेगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिए जो एरोज मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा एक गौर कीजिए, जैसे जैसे हम
दोनों चार्ज से दूर जा रहे हैं तो लेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग हो रही है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और जो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करता है। यानी कि जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से दूर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता दिखाई देगा। सो वी हैव टू केयरफुल टू ड्रॉ एरोज with decreasing in length while moving away from that negative or positive charge। तो फिर से एक बार देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज एंड इन रेडियल डायरेक्शन, एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज एंड इन रेडियल डायरेक्शन। तो बुक में जो आपको फिगर दिया गया है ना, दोनों फिगर, उसमें कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ की गई है। ये उसकी फिल लाइन्स है जिसके बारे में आगे हम एक टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन बीच में जो यहाँ पे एरोज दिखाई दे रहे हैं आपको, वो उसके फिल वेक्टर्स आपको ध्यान में लेने हैं। चलिए तो फिर से मैंने जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। फिगर ए इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव Q। For a positive charge, the electric field vector is directed radially outward, यानी कि away from that positive charge. And in figure B, that is representing the electric field due to charge minus Q. For a negative charge, the electric field vector is directed radially inwards, यानी कि towards negative charge। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा पॉइंट चार्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे नहीं है और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से P पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिफाइन करना है वेक्टर फॉर्म में। अब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट चार्ज होता है, यानी कि वेक्टर E1 ये डायरेक्शन में आपको मिलेगा अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। तो आपको तो ये मालूम ही है कि Q1 चार्ज से अगर R दूरी पर एक पॉइंट आप कंसिडर करते हो तो कि वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू k3/r² और 1/4πε0 Q/r²। यानी कि यहाँ पे अगर Q1 से P का डिस्टेंस जिसे हम R1P से डिनोट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आप आसानी से फाइंड करोगे कि भाई 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R1P²। लेकिन हमें तो वेक्टर चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू O ओरिजिन Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 एंड P का पोजीशन वेक्टर R है। सो Q1 से P की डायरेक्शन में, यानी कि 1 से P की डायरेक्शन में एक वेक्टर हम डिनोट करेंगे R1P से। सो वेक्टर R1P इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। आपको मैंने पढ़ाया था हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। R1P का हेड P पे है और टेल Q1 पे है, यानी कि 1 पे है। R माइनस R1 और उसका मैग्नीट्यूड R1P इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q1, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R1P²। अब इसी डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर E1 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें डिफाइन करना है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा? R1P की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन का हमें एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर E1 भी वेक्टर R1P के ही पैरेलल है। तो वेक्टर R1P के
जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम r1 p कैप लेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ये मैग्नीट्यूड, और r1 p कैप वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब हम जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ। r1 p कैप इज इक्वल टू वेक्टर r1 p डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड r1 p। सो r1 p स्क्वायर इंटू r1 p क्यूब होगा, लेकिन r1 p क्यूब इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर r माइनस r1 क्यूब। क्या r1 p क्यूब मीन्स मोड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 क्यूब, एंड वेक्टर r1 p इज इक्वल टू r माइनस r1। तो ऐसे हम अगर चार्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ना हो, कहीं पे भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस दिया गया है। आज हम पॉइंट चार्ज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे मैंने फिगर में दिखाए हुए चार्जेस है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? Qn चार्ज है। और ये सभी चार्ज से हमें P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बच्चा है? तो वो फोर्स का ही बच्चा है, यानी कि जो बाप की प्रॉपर्टी है ना, वो बेटे में संक्रमित होती है, यानी कि वो आने ही वाली है। तो जो वर्च्यू इलेक्ट्रिक फोर्स का था वही वर्च्यू किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो सपोज कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2 अप टू Qn with position vectors, vector r1, vector r2 up to vector rn relative to some origin. Now we can use Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at a point P denoted by position vector r. So कैसे हम डिनोट करते हैं? तो आपको पता ही है कि Q1 से P का डिस्टेंस क्या होगा? r1 P। सभी चार्ज मैंने अभी पॉजिटिव ही कंसिडर किए हैं, तो Q1 का फील्ड अवे फ्रॉम दैट चार्ज आपको मिलेगा, यानी कि वेक्टर E1 ये डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली Q2 पॉजिटिव चार्ज P पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 ये डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम दैट चार्ज Q2, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए Q1 से P के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो r1 P कैप होगा। Q2 से P की डायरेक्शन में r2 P कैप। सिमिलरली Q3 से P की डायरेक्शन में r3 P कैप, और Q4 से P की डायरेक्शन में r4 P कैप आपको मिलेगा। अब हमें क्या करना है? ये जितने भी वेक्टर्स हमें मिले इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहले आप ऐसा करो, E1 एंड E2 का रिजल्टेंट फाइंड करो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। तो ये जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है, विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2। नाउ कंसिडर E3। नाउ वेक्टर E3 and resultant of vector E1 and E2, they will combine and form a resultant of E1, E2 and E3. Now resultant of E1, E2 and E3 and E4, if they combine, then give a resultant electric field of Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसी तरह से हमें ये फिगर ड्रॉ भी करना है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। चलिए, तो इक्वेशन के जरिए हमें समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 एट वेक्टर R, यानी कि पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू Q1। सो इज गिवन बाय वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r1 P स्क्वायर r1 P कैप, जहाँ पे वेक्टर r1 किसका पोजीशन वेक्टर है? Q1 का, विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। यहाँ पे r1 P कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P,
and r1p is a distance between q1 and p. सिमिलरली q2 के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 एट वेक्टर r यानी कि पॉइंट p पे ड्यू टू q2 विच इज लोकेटेड एट सम पोजिशन हैविंग पोजिशन वेक्टर r2 is given by vector E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q2 divided by r2p square, r2p cap, where r2p cap is a unit vector in the direction from q2 to p, and r2p is equal to distance between q2 and p. ऐसे ही आप जो भी एक्सप्रेशन है q3 के लिए वेक्टर E3, q4 के लिए वेक्टर E4 एंड nth चार्ज qn के लिए वेक्टर En आप लिख सकते हो. तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E and vector R due to the system of charges is, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे टू फाइंड वेक्टर E एट द पोजिशन वेक्टर R. वेक्टर R पे आपको नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे? तो कि वेक्टर R पे ही E1 का फील्ड, वहीं पोजीशन पे वेक्टर E2 एंड वहीं पोजीशन पे वेक्टर En, सभी का आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा. चलिए, वेक्टर E1, वेक्टर E2 एंड वेक्टर En ऑफ वेक्टर R का जो भी हमें वैल्यूज़ मिला है उसे हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे. कुछ कॉमन निकलेगा 1 upon 4 pi epsilon naught. So q1 divided by r1p square into r1p cap, q2 divided by r2p square into r2p cap, and qn divided by rnp square into rnp cap. तो इसे हम अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखने वाले हैं. हम समेशन से इसे लिखेंगे क्योंकि ये सेम टर्म रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे 1 to n जिसे हम i से डिस्क्राइब करेंगे. So qi and I varies from 1 to n, यानी कि i is equal to 1 to n. r1p यहाँ पे 1 है तो r1p है, 2 है तो r2p है, तो यहाँ पे i है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? rip स्क्वायर. r1p है तो r1p कैप होगा, r2p है तो यहाँ पे r2p कैप मिलेगा, तो rip होगा तो यहाँ पे rip कैप. तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं. चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट नोट के बारे में हम जानेंगे जिसका यूज़ हम नेक्स्ट सेशन में जो एग्जाम्पल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें हम अप्लाई करेंगे. बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के पास क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. If magnitude and direction of electric field vector E is same for every point in given space, then this type of electric field is known as uniform electric field. यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस वो कांस्टेंट रहना चाहिए. अब ऐसे वेक्टर को हम कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे हम दिखाएंगे? तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल वेक्टर्स. क्यों पैरेलल वेक्टर्स? डायरेक्शन सेम दिखानी है. हैविंग सेम लेंथ. क्यों सेम लेंथ? लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड भी सेम है तो लेंथ भी सेम ही रखनी है. ऑफ एरोज विच आर इक्वली स्पेस्ड. तो ये जो एरोज आप दिखाओगे वो इक्वली स्पेस्ड दिखाओगे. क्यों? तो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के टॉपिक में. अगर ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा. लेकिन अभी उसकी चिंता करने की नेसेसिटी नहीं है. अब हम ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कौन प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा. सपोज पॉजिटिव चार्ज से ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, यही मैंने पढ़ा है, तो पॉजिटिव से दूर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना पड़ेगा. सपोज
यही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है, तो टुवर्ड्स दैट नेगेटिव फील्ड उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे कि जहाँ पे आपको बैटरी आपको दी जाएगी, तो बैटरी में दो पोल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव पोल पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, नेगेटिव पोल पे नेगेटिव चार्ज रहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? तो इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। चलिए, कंप्लीट समझ में आ गया आपको। अब मैंने ये पढ़ाया कि क्यू चार्ज अगर वेक्टर ई फील्ड में वो कहीं पे भी वो रह रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो F इज इक्वल टू वैक्टर F इज इक्वल टू क्यू वैक्टर ई। अब ये कौन सा वाला इक्वेशन है? वेक्टर वाला। तो अब मैंने क्या पढ़ाया था? फिजिक्स में जब भी वेक्टर का इक्वेशन आता है, अगर वहाँ पे चार्ज होता है तो चार्ज को हम विथ मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। समझिए, वन पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन द इक्वल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? तो विथ इक्वेशन आप सोचो तो क्या क्यू पॉजिटिव है, विथ साइन आप लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू वेक्टर ई, यानी कि वेक्टर एफ की डायरेक्शन क्या रहेगी? वेक्टर ई की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ प्लस वेक्टर एफ प्लस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये कौन सा वाला चार्ज है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? पैरेलल टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इक्वेशन पे आ जाओ, क्यू को विथ साइन आप लिखो, तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू, यहाँ पे माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन सजेस्ट करता है, तो वेक्टर एफ ऑपोजिट टू दैट वेक्टर ई आपको मिलेगा। यानी कि वेक्टर एफ माइनस की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। यानी कि एफ माइनस की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। तो इफ plus q charge, positive charge, is placed in uniform electric field vector E, then it experiences force in the direction of electric field. So vector F plus is equal to plus q vector E. So F plus is equal to, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो वो क्यू ई हो जाएगा। Similarly, if minus q charge is placed in uniform electric field vector E, then it experiences force in the direction opposite to that of electric field. So F minus is equal to minus q vector E. So उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे? तो मोड ऑफ वेक्टर F माइनस और सिंपली F माइनस लिखोगे। माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q, एन आप लिखोगे QE। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि नॉन कंडक्टिंग थ्रेड यहाँ पे है, जहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू उसके एक एंड पे टाई किया हुआ है। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम इसे पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज हमारा है, अगर इन प्रैक्टिस ये बड़ा चार्ज होता है, 1 कूलम 2 कूलम ले सकते हो आप,
तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज को वो रिपेल करेगा। क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि जो हमारा चार्ज सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो डिस्टेंस था पी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज क्यू का जो डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई Q0 से प्लस क्यू का डिस्टेंस R1 इंक्रीज हो गया है। अब F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। सो F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय R1 स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया होगा कि E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, सेकेंड ऑप्शन E इज ग्रेटर देन F अपॉन क्यू नॉट, थर्ड वन E इज लेस देन F अपॉन क्यू नॉट, फोर्थ वन नन ऑफ दिस। सो आपको एक चूज़ करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट ये पहला वाला यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू नॉट हमारा जो सोर्स चार्ज था वो डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस R1 है वो इंक्रीज हो रहा है। सो R इज लेस देन R1। सो 1/R, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो 1/R यहाँ पे जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, लेस देन का हम ग्रेटर देन कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 1/R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/R1 स्क्वायर, और के क्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो ये क्या मिलेगा E, और ये क्या मिलेगा F बाई क्यू नॉट। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, F E इज ग्रेटर देन F अपॉन क्यू नॉट इफ क्यू नॉट इज नॉट इन्फाइनेटली स्मॉलर टेस्ट चार्ज। तो ऐसे ही हम ये समझ सकते हैं कि भाई पॉइंट चार्ज क्यों इन्फाइनेटली स्मॉल लेना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये सेशन 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्रॉब्लम्स है, साथ में ही एडिशनल जो हमारे JEE नीट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसका बार बार रिवीजन करो, और जो वेक्टर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका मीन्स वेक्टर का जो भी हमारा यहाँ पे जो पढ़ाई की गई है उसका बार बार आप रिवीजन करोगे, तभी जाके आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें कमांड मास्टरी आ सकती है। तो चलिए इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।